हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे पीवाईक्यू के। ठीक है, यहाँ तक जो है कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, यानी कि चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिल जाएंगी और साथ में पीवाईक्यू की भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज हम लोग आगे से कंटिन्यू करते हैं। यानी कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 बजे आपको पेपर 2 की तैयारी करवाई जाती है। वहीं पर 3 बजे जो क्लास होती है उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि पेपर 2 के लिए जो सोशल साइंस की क्लास है वो आपको 5 बजे मिलती है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा ये गया है, देखिए इसके पहले यानी कल की क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट की थी। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने ज्योग्राफी के भी डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो आपको क्लास मिलेगी उसमें पैडागोजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर जो है आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आतपन के बारे में बताना है, कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहला है, आतपन की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो ये क्या है, गलत होगा, ध्रुवों की ओर नहीं बढ़ती है। विषुवत कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक जो है आपतन प्राप्त करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सी जो है, सामान्यतः समान अक्षांश पर जो है महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो गलत है, बाकी बी और जो सी है वो सही होगा। तो पहला ऑप्शन ए है, इसलिए गलत हो गया। थर्ड में भी ए है और फोर्थ में भी ए दिया गया है, लेकिन सेकंड में ए नहीं दिया गया है, तो यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 22 में कहा है कि निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है यानी अदर्जन और रीजन का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें कहा है कि वायुमंडल जो है अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के जो है विकिरण से गर्म होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट जो है उसी से हीट से गर्म होता है। रीजन जो दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकर्षित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये भी बात जो है बिल्कुल सही बताई गई है। अब ये अदर्जन भी सही दिया गया है और इसका जो रीजन है वो भी सही दिया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे, क्योंकि इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही दिए गए और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 23 में कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है प्रमुख समुद्र पतन दिखा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 23 का। तो सिंपल सी बात है, आपका समुद्र पतन दिखा रहा है, आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी केप टाउन जो है, क्यूटो, मियामी जो है, डार्विन और चेन्नई, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 में जो है कहा है, निम्नलिखित में से जो है किसे अंतहीन धूप के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो है किसको अंतहीन धूप के रूप में जाना जाता है। पेट्रोलियम है, सोना है, कोयला है और चांदी है। तो आंसर कौन सा होगा 24 का, कोयला आपका जो है, यानी 23 का या फिर 24, एक सेकंड क्वेश्चन को देख लेती हूँ। हाँ जी हाँ, 24 है। तो 24 का जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कोयला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है अर्थहीन धूप के रूप में जाना जाता है, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 है,
निम्नलिखित में से जो है कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है। ठीक है, यानी जल की आपूर्ति की कमी में जो है योगदान देता है, ये बताना है कौन सा कारक। तो पहला है क्षेत्र की जलवायविक दशा, या फिर मौसमी जो है अवधि में परिवर्तन, या फिर अत्यधिक जो है दोहन, या फिर जल जो है स्रोतों का जो है प्रदूषित होना। तो इसमें आंसर कौन सा होगा 25 का। तो देखिए यहाँ पर ए भी सही दिया गया है कि जल मतलब क्षेत्र के जलवायु जो है दशा, ये भी जो है कमी को योगदान देती है। मौसमी अवधि में परिवर्तन, ये भी हो जाएगा आंसर। अत्यधिक दोहन, ये भी है। जल स्रोतों का प्रदूषित होना, ये भी जो है सही होगा। यानी कि सारे जो है यहाँ पर ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसीलिए 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ए बी सी और डी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। 4 आंसर आपका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 में जो है कहा है कि भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को जो है यानी अवस्थिति को जो है क्रम में रखें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? भूतकाल से लेके वर्तमान तक की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 में जो है पहला ऑप्शन है कि समुद्र पत्न के जो है निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, या फिर जो है कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट में, यानी कि क्रम में आपको लगाना है। अव्यवस्थित है तो इसको क्या करना है, इसको क्रम में लगाना। ठीक है, क्रम में लगाना है। कच्चा माल जो है विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। तो सबसे पहले देखिए जो है भूतकाल से वर्तमान काल तक जाना है, लोहा इस्पात उद्योग की बताना है, अव्यवस्थित को क्रम में लगाना है। तो सिंपल सी बात, पहले कच्चा माल आपको मिलेगा, यानी कि कच्चा माल हुआ, विद्युत जो है आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी सी जो है वो फर्स्ट होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, सी थर्ड में दिया है, बाकी किसी में दिया नहीं। सिंपल सी बात, आपका आंसर निकल के आ गया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप ऑप्शन को जरूर एक बार चेकआउट करें, क्योंकि आपको कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा और आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो है थर्ड ऑप्शन यानी सी आएगा फर्स्ट पे। उसके बाद बी कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट, ये आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड पे आपका ए आएगा कि समुद्र पत्नी के निकट सपाट भूमि के विशाल जो है क्षेत्र, ये आपका थर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, तो सी बी ए ये आपके अव्यवस्थित क्रम में जो है रखे हैं, इनको आपको क्रम में लगाना था, ये क्रम में आपके लग गए। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 में जो है कहा है कि अमन जो है 21 जून को उत्तर ध्रुव यानी उत्तर ध्रुव व्रत गया, निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? यानी जो है 21 जून को गया था वो उत्तरी ध्रुव पर, तो वो कौन से व्रत की अपेक्षा कर सकता है, ये बताना था 27 में। तो पहला है शून्य घंटे दिन रोशनी की, या फिर 12 घंटे, या फिर 10 घंटे, या फिर 24 घंटे दिन की रोशनी। तो आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, 24 घंटे दिन होता है। तो दिन की रोशनी की वो जो है यानी व्रत गया है, तो निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? तो ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 में कहा है कि भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? सही विकल्प का चयन करना है। 28 में कहा है, तो ए है भेदभाव, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जाति से रिलेट करता है। पदानुक्रम, ये भी हो सकता है। विविधता, या फिर पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा 28 का वो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि भेदभाव हो जाएगा, पदानुक्रम भी होगा, और जो है विविधता, ये आपका देखिए विविधता जो है जाति को लेकर भी हो सकती है, खान पान को भी लेकर है, पहनावा जो है यानी जो वेशभूषा है इसको भी लेकर है, और जो रीति रिवाज है जो आपका कल्चर है इसको लेकर भी है। तो ये विविधता सभी पक्ष में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाति की बात हुई थी तो इसलिए आपका डी हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। ए और बी और डी ऑप्शन सही होंगे। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नहीं है, तो इसीलिए हमको थर्ड के साथ जाना पड़ेगा। आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ही जो आंसर है वो गिवन है। देखिए PYQ है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सीटेट ने पूछे हुए हैं और
ये पेपर आया हुआ है। अब इसके जो आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो भी आंसर सीटेड नहीं वेरीफाई किया है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की डिक्लेयर की जाती है उसमें आंसर, क्वेश्चन के आंसर गिवन होते हैं, वहीं से मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रही हूँ। तो जो भी आंसर मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, ठीक है। तो प्लीज़ डाउट मत रखिएगा कि आंसर जो है वो गलत हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 28 के बाद 29 पे चलते हैं। 29 है कि दक्षिणी अफ्रीका में जो है भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व जो है अलग रहने के लिए जो है पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता था डैश डैश। इसको क्या कहा जाएगा 29 में? तो सिंपल सी बात है, रंग भेद को कहा जाता था। प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए जो है पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता था रंग भेद, क्योंकि रंग के अनुसार जो है वहां पर जो है अलग अलग लोगों को किया जाता था, पृथक किया जाता था, ठीक है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, प्रजातिवाद नहीं होगा, निर्जातीयता ये भी नहीं होगा, जात व्यवस्था ये भी नहीं होगा, रंग भेद होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, 30 में बात कही है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का जो है चुनाव कीजिए। तो 30 में जो बात कही गई है, यानी कि पहला है राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है। अब हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। तो पहला जो है राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जी नहीं। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी जो चुनाव के बाद राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जो कि सही है। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी ए और तथा सी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 में जो है पूछा है, भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात यहाँ पर हो रही है ग्राम पंचायत के बारे में। तो समुदाय के एक जो है काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, यानी कि अगर उनको ज़रूरत है तो ग्राम पंचायत जो है अगर समुदाय के काम में कम पड़ रहा है तो वो दान ले सकते हैं लोगों से। तो बिल्कुल सही बात है, वो जो है अगर लोग इच्छुक हैं तो सहयोग कर सकते हैं, ए ऑप्शन सही है। बी है ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि अगर उनको चाहिए स्थानीय कर तो वो जो है लगा सकते हैं। अगला है अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग जो है कानून बना सकते हैं, ये भी बात सही है। अगर उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो चेंजमेंट ला सकते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव एक जो है चुना हुआ सदस्य होता है, जी नहीं, आंसर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए बी सी जो है ये सही होंगे, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही कथन जो है चूज करने थे। आंसर जो होगा यहाँ पर फोर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। 32 में जो है पूछा है, यानी 32 जो है इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विषैले जो है खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि जो विषैले खतरनाक और उद्योग के कार्यस्थल कौन कौन से हैं। तो पहला है कपड़ा फैक्ट्री, और है जहाज तोड़ने के उद्योग, और है कीटनाशक बनाने के उद्योग, और चाय बागान। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो टू ऑप्शन सही होगा। देखिए कपड़ा फैक्ट्री, तो इसमें क्या है, इसमें जो है विषैले खतरनाक जो है कुछ भी नहीं निकलेगा, इससे जो है लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाज तोड़ने के जो उद्योग हैं वहां पर जो है मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है विषैले पदार्थ। कीटनाशक बनाने के उद्योग, यहाँ पर तो कंपलसरी है, प्रयोग किया ही जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा सही होगा, कार्यस्थल के उदाहरण हैं। तो आंसर होने वाला है टू, यानी बी और सी ऑप्शन सही होगा। आपके ऑफिशियल आंसर की में बी ही ऑप्शन गिवन है, बाकी आपकी राय क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आंसर जो होगा वो टू ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए,
क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करिए। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतनी वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के शेयर करें। और अगर मेरी टीचिंग में कोई भी डिस्कशन करने में कोई भी मुझे अगर चेंज करना है, कुछ भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अपनी जो डिस्कशन है मेरा, मैं इसमें थोड़ा चेंज लाऊँगी, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, धीरे-धीरे जो है सही होती रहेंगी सारी चीज़ें। तो इसीलिए हो सके तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है 33। इसमें कहा है कि जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। अब आदर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन दिया गया है 33 में। तो पहला है, सरकार को सभी लोगों को जो है जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार जो है जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट को होती है, कि सभी को सेवाएं उपलब्ध कराए। आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, और बहुत सारी स्कीमें क्या है, सभी के लिए हैं। अब ये तो नहीं कि पार्टिकुलर एक ही पर्सन के लिए है, जी नहीं, सभी के लिए है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। अब तर्क जो दिया गया कि निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन जो है इनकी ज़्यादा कीमत जो है चंद लोग ही वहन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे अब इस पे एक अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे गवर्नमेंट यानी सरकारी हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, और प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब ऐसे में क्या होता है कि सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें सभी पर्सन जा सकते हैं। मिनिमम भी, जिनकी मिनिमम आय है वो भी जा सकता है, जिनकी मैक्सिमम आय है वो भी जा सकता है। यानी कि गरीब व्यक्ति भी एक जा सकता है, जिसको शायद खाने के लिए घर पर कुछ ना हो, वो भी वहाँ जाएगा तो उसको दवाई मिलेगी। और जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी अगर वहाँ जाएंगे तो उनको भी वहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। तो यानी वो जन सेवाएं सभी के लिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा है, कोई किस बैकग्राउंड से, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन वहीं पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके चार्ज बहुत महंगे होते हैं। वो व्यक्ति नहीं जा सकता जिसके घर में खाने को नहीं है, जो है मिनिमम अपनी डेली जो मतलब डेली का जो खर्च है, अगर वो भी नहीं वो निकाल पा रहा है, वो भी नहीं सही से जो है सर्वाइवल कर पा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो जो है हाई जो हॉस्पिटल हैं जिनके बहुत ज़्यादा महंगे चार्ज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो वहाँ पर जा पाएँ और अपना इलाज करा पाएँ। तो उनका जो है यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी सुविधाएं, या फिर मान के चलिए जो उनसे जो अपना इलाज है वो क्या है, जो मेहनत मतलब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अमीर लोग हैं, वही जो है उसका जो है वाहन कर सकते हैं। यानी कि कीमत चंद लोग ही वाहन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गरीब जो व्यक्ति है वो तो उस जो है चार्ज नहीं जो है मैनेज कर पाएगा, वो वहाँ की सेवाएं जो है नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो आदर्शन भी सही दिया गया है और यहाँ पर रीजन भी सही है। आप अपनी रियल लाइफ में रख करके ये जो है मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यस ये बात सही है, और ये पैडागोजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आदर्शन भी सही और रीजन भी सही, और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 34 पे। 34 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो है इसमें बताना है विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन करना है 34 में। पहला है, जल जो है जसलीन जो है नर्क जो है नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी, क्योंकि वो क्या है 19 साल की है। फौजिया यानी कि 54 राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। अब यहाँ पर क्या है, यानी ए और बी जो है इसमें आंसर आपको बताना है 34 का। तो ए जो है वो वैध है, यानी ए जो है वो क्या है, वैध है, क्योंकि जो है 18 साल के बाद जो है नगर पालिका के चुनाव में मतदान कर सकती है वो। तो आंसर जो होगा वो क्या है, ए सही हो जाएगा, बाकी जो है वो गलत होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं 35 पे। 35 है, डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी जो है किसी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब ये डबल बोझ है क्या, ये समझते हैं। डबल बोझ का बहुत अच्छा उदाहरण है जो है महिलाएं।
क्योंकि कुछ जो है इसमें देखिए, इसमें जो है आलोचना भी है, क्योंकि कुछ जो है मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, पर ज़्यादा परसेंटेज क्या होता है कि जो है फीमेल होती हैं। अब फीमेल क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर वो ऑफिस वर्क कर रही हैं या फिर किसी जो है कंपनी में काम कर रही हैं या फिर कहीं प्राइवेट जॉब कर रही हैं, कोई मॉल वगैरह हो गए, कोई शॉप है या फिर ए टू जेड कोई भी, तो इसके साथ साथ अगर या किसी घर में भी जा कर के वो अपना काम कर रही हैं, तो क्या है, इसके साथ साथ वो अपने घर का भी काम कर रही होती हैं। यानी कि ऑफिस गई, ऑफिस से आकर के उन्होंने घर के बर्तन भी धुले, खाना भी बनाया, बच्चे को भी देखा, बाकी घर का सारा काम किया। अब ऐसे में क्या है, वो उनके पास डबल बोझ है, क्योंकि वो घर भी देख रही हैं प्लस बाहर का भी वर्क कर रही होती हैं। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेल जो व्यक्ति मतलब मेल कैंडिडेट होते हैं, उन पर भी रहता है डबल बोझ। अब ऐसे में क्या है, वो बाहर का भी वर्क करते हैं, शायद कभी कभी घर का भी वर्क उनको करना पड़ता हो, या फिर घर में ऐसी सिचुएशन हो कि कोई ना व्यक्ति हो तो उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं डबल बोझ। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए डबल बोझ किसे कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं। यानी बाहर का वर्क करने के साथ साथ आप घर का भी काम कर रहे हो, या फिर घर का वर्क करने के साथ आप बाहर का भी कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आंसर कौन सा सही होगा 35 का, पहला है शिक्षकों की, या फिर श्रम महिलाओं की, या फिर सरकारी कर्मचारियों की, या फिर मजदूरों की। तो देखिए, मजदूर जो होते हैं व्यक्ति, वो होते हैं ज़्यादातर मेल, क्योंकि मजदूरों की बात यहाँ पर की गई है। और सरकारी कर्मचारी जो महीने के 60,000 पा रहे हैं, 80,000 पा रहे हैं, वो नौकर लगवा लेंगे, नॉर्मल सी बात है। श्रम मही जो है महिलाएं हैं, इन्हीं को जो है सर्वाइवर करने में प्रॉब्लम होती है। अब इनको डबल बोझ जो है झेलना पड़ता है, क्योंकि ये काम भी करती हैं, ये जाकर के ईंटा भी बना रही हैं, ठीक है, बोझ भी ढो रही हैं, और उसके साथ साथ ये घर का खाना भी बना रही हैं, बर्तन भी धुल रही हैं। तो ऐसे में क्या है, इनके पास डबल बोझ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। यानी इसके अंतर्गत डबल बोझ के अंतर्गत जो है, जो आय, जिनकी आय बहुत अच्छी नहीं है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। 36 जो है, 36 में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही बताया गया है। 36 में कहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, 36 में बात हुई है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। 36 में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। तो पहला है, राज्य का हस्तक्षेप जो है धर्म से संभव है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है, राज्य जो है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। या फिर जो है, राज्य धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना है, या फिर धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। तो ए जो है, राज्य का जो है हस्तक्षेप धर्म में जो है संभव है। तो ए सभी जगह दिया। अब ए को तो हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि एट तो कंपलसरी है, सभी में होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो 36 का जो आंसर होगा वो सी तो सही है, क्योंकि धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, ये बात सही है। डी भी सही है कि धार्मिक प्रभुत्ता को रोकने के लिए जो है विभिन्न कार्य, ये भी बात सही है। लेकिन जो बी है वो गलत है, क्योंकि हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी नहीं, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर हम किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर धर्म के नाम पर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, या फिर जो है अगर धर्म के नाम पर हम सामने वाले का हित ना करके या फिर अहित कर रहे हैं, या फिर मेरे धर्म धर्म चिल्लाने से किसी की जो है आस्था को ठेस पहुंच रही, तो वो गलत है, उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर कह दिया गया नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है, सी सही है और डी सही है। यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 के। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। 37 में जो है बात हुई है, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के जो है मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान जो है, अगर गवर्नमेंट भी यानी कि सरकार द्वारा जो सत्ता के मनमाने, यानी कि जो सरकार है अगर वो गलत कर रही है, आप लोगों के साथ आपके अधिकारों का हनन कर रही है, तो आप उसको लेकर के जो जो संविधान के द्वारा आपको अधिकार मिले हैं, उस प्रावधान के द्वारा आप जो है इस मामले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि मेरे जो है ये इस अधिकार का हनन हो रहा है। अब जैसे कि हर व्यक्ति को जीवन जो है जीने का अधिकार है,
ठीक है, जीवन का अधिकार है। अब ऐसे में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल गए हो और अगर आपको वहाँ पर मेडिसिन नहीं दी जा रही है, आपकी जान खतरे में है, तो आप उन पर केस कर सकते हो। ठीक है, ये आपको अधिकार दिए गए हैं। तो इसी बारे में यहाँ पर बात हुई है। 37 है, यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो नीति निर्देशक तत्व है, या फिर मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या फिर मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य की बात नहीं हो रही है, कानूनी अधिकार भी नहीं होगा, नीति निर्देशक तत्व भी नहीं है। मौलिक अधिकार हैं कि जो है गवर्नमेंट अगर आपके साथ गलत कर रही है, आपके अधिकारों का हनन कर रही है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। आंसर जो होगा वो आपका 2 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है, जो है 38 में पूछा है, तो सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ऊपरी जो है न्यायालयों के फैसले जो है नीचे की सभी न्यायालयों को मानने होते हैं 38 में, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला ले लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दे दिया गया है वो सभी को मानना पड़ेगा। जैसे बीएड वाले पीआरटी से बाहर कर दिए गए, अब इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई मैटर नहीं करता है, फाइनल डिसीजन है, सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी जो है न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आप अपने जो है लोकल एरिया के जो थाना जो है थाना है, या फिर जो भी गवर्नमेंट मतलब जो भी पुलिस वगैरह है, या फिर जो भी प्रधान है, या फिर ए टू जेड जो भी, अगर आप उनके जो है फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप ऊपर जा सकते हो। उसके जो है आप उसके भी फैसले से संतुष्ट नहीं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो ये नहीं कि आप हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो आप मानोगे। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट डिसीजन होता है, सभी को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो है एक समान अधिकार होते हैं, जी नहीं, सभी के अलग अलग अधिकार होते हैं। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्य विधि का अभिन्न अंग है, ये भी नहीं होगा। देखिए, सभी के अलग अलग कार्य होते हैं और सभी को अपने अलग अलग अधिकार भी दिए गए। जैसे अब घर में जो पेरेंट्स हैं उनका अलग अधिकार है। आप अपने भाई को अपनी बहन को डांट सकते हो, क्या अपने पेरेंट्स को डांट सकते हो? नहीं, क्योंकि वो अधिकार नहीं है, आपसे बड़े हैं। ठीक है, तो सभी को अपने अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, तो ये भी कहना गलत होगा कि समान अधिकार हैं। आंसर ए और बी सही है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। 39 में कहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध जो है किया गया है? तो जो है अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? 17 हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 17 के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है न्यूनतम जो है वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या फिर निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लाने, ये भी बात सही है। शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने, ये भी सही है। मजदूरों को श्रम के जो है सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने, ये भी क्या है? सही है। क्योंकि न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, यानी कि आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, क्योंकि कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए, आज भी हम लोगों ने 20 देख लिए। अब इसकी कल की क्लास में हम लोग 20 डिस्कस कर लेंगे और ये पूरा जो है सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल के क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादातर पेडागोजी के ही होंगे, क्योंकि कंटेंट जो था, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कंप्लीट हुआ। अब जो कल क्लास मिलेगी आपको उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। 5 बजे की क्लास में आपको 5 बजे क्लास मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, बाकी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं।
3 बजे जो क्लास होती है उसको भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर हिंदी पेडागोजी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ। वन लाइनर में डिस्कस किया है कंटेंट की क्लास, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की, आप लोगों को सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।